नमस्कार स्टूडेंट्स। एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है अपना। इससे जो पहले मैंने आपको लेक्चर करवाया था सातवाहन वंश के बारे में करवाया था और वाकाटाका वंश के बारे में करवाया था। तो जो लोग नए हैं एक बार फिर से जान लीजिए कि हमने एंशियंट हिस्ट्री में मगध पे जो राज करने वाले इस 7 साम्राज्यों के बारे में पढ़ा और जो विदेशी यहाँ पर आकर बसे उनके बारे में भी हमने पढ़ा है। अब जो सीक्वेंस बनती है, एक पैरेलल जो सीक्वेंस बनती है वो समझिए ज़रा। मैंने आपको बताया जो मेरी एक फेवरेट ट्रिक है, कौन सी, हसीन मसूक सा, ठीक है जी। और म के बीच में एक लाइन लगा के आपने क्या लिखना है, ISPK, ये लिख लेना, ठीक है जी, लिख लिया। अब ह से अपना था हर्यंक वंश, मैंने आपको पढ़ा दिया। शिशुनाग वंश पढ़ा दिया सी से। न से आपका नंद वंश। म से आपका मौर्य वंश मैंने आपको पढ़ाया। उसके बीच में अब यहाँ पर क्या है आपके इंडो ग्रीक, शक और पहलव और आपके कुषाण वंश, ये कुषाण वंश आके बस जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे सुंग वंश का खात्मा कर्ण वंश के द्वारा कर दिया जाता है और कर्ण वंश की स्थापना के बाद यहाँ पे आता है सातवाहन वंश। इस तरह से ये सीक्वेंस चल रही है। जो आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो है गुप्त पीरियड के बारे में, गुप्ता पीरियड, जिसे गोल्डन ईरा बोला जाता है, गोल्डन पीरियड बोला जाता है। जो ये गुप्ता थे ना, ये इसके सामंत हुआ करते थे कभी कुषाणों के, ठीक है जी। कुषाणों के क्या हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। कौन, जो गुप्ता पीरियड जो स्टार्ट होगा अपना, श्रीगुप्त ने इसकी जो स्थापना की थी वो क्या थे, एक सामंत हुआ करते थे। किसके, कुषाणों के। जब कुषाणों की क्या है, इन्होंने देखा कि इनकी जो स्थिति है कमज़ोर पड़ती जा रही है एंड में आके, तो क्या किया इन्होंने अपने आप ने, सामंत क्या होते हैं, राज्य के राजा के द्वारा एक जगह देकर उसको सामंत नियुक्त कर दिया जाता है। तो इन्होंने क्या कर लिया, अपने राज्य की अयोग्यता को देखते हुए अपने आप को क्या कर लिया, अलग कर लिया, ठीक है। किसने, गुप्त ने। गुप्ता मतलब श्रीगुप्त ने। और उसने क्या है, श्रीगुप्त ने और फिर उसका बेटा घटोत्कच, इन दोनों ने ही क्या है, राजा नहीं बने, बस अपने आप को आज़ाद कर लिया। किससे, कुषाणों से। इस बात को याद रखना है। तो ये ना इस तरह से पैरेलल चलेगा। ये हमने ये अपना हो चुका है। इसके लिए सारे के सारे वीडियो लेक्चर जो अपने हैं, लेक्चर हैं अपने, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अबोर एकेडमी सर्च करके ये सारे वीडियो लेक्चर आपको मिलने वाले हैं और हर चीज़ डिटेल में कराई गई है। आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस चीज़ की पूरी गारंटी है मेरी तरफ से। आगे बढ़ते हैं, आज करेंगे हम गुप्ता पीरियड के बारे में और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये पार्ट 1 है, जो आज का लेक्चर है वो क्या है, पार्ट 1 है, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे। गुप्ता अंपायर देख लीजिए कितना फैला हुआ है, कहाँ से लेकर तक्षशिला ऊपर, ठीक है जी। गंधार का जो तक्षशिला वहाँ से लेकर इधर अपना बंगाल वाला साइड है, अपना जो म्यांमार वाली साइड है, ये भी सारे के सारे इसी के अंडर हुआ करते थे। और दक्षिण भारत का ये इलाका, ठीक है जी, कि इसके अंडर थे, गुप्ता पीरियड के अंडर थे, गुप्ता साम्राज्य के अंडर आते थे। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इस पीरियड में मैं इस लेक्चर में आपको क्या करवाऊंगी, सुनो ध्यान से। ये पार्ट 1 रहेगा, मतलब गुप्त साम्राज्य के शासकों के बारे में। जब भी आप कोई वंश पढ़ते हो ना, पहले तो उसकी लोकेशन जाना करो, लोकेशन कहाँ पे थे, राज्य कहाँ, कितना विस्तार था उनका, ठीक है, जान लिया। और इससे पहले कौन था, इनसे पहले कौन था यहाँ पर, ये जान लिया आपने। इसमें हमने इतने मतलब राजा तो बहुत हुए हैं, लेकिन हमें मेन पढ़ने जिसमें से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अब संस्थापक श्रीगुप्त है, ये हम थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में, संस्थापक के बारे में, श्रीगुप्त के बारे में। फिर घटोत्कच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। और चंद्रगुप्त प्रथम। अब एक बात बताओ, यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि इसके बाद में भी एक चंद्रगुप्त आता है, ठीक है जी, इसके बाद में भी एक चंद्रगुप्त आता है। अब किसने कौन सा कार्य किया, इतिहास वालों को क्या पता, हमें क्या पता। तो हमने क्या अपनी सुविधा के लिए चंद्रगुप्त प्रथम कर लिया, फिर उसके बाद जो चंद्रगुप्त आएगा अगला, तो उसको हम क्या बना देंगे, चंद्रगुप्त सेकंड बना देंगे। तो इस तरह से हमें याद हो जाएगा। ये 2 तो हम पढ़ेंगे, ताकि संस्थापक थे इसलिए पढ़ना है हमने। चंद्रगुप्त प्रथम वो शासक था जिसने अपने आप को क्या कर दिया, राजा घोषित कर दिया।
समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसने क्या है दक्षिण भारत के 12 राज्य और उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर पूरा अपना अधिकार जमा साम्राज्य विस्तार कर लिया इसने अपना। ठीक है जी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान में रखना है इस चीज को। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त, जो रामगुप्त भी एक पिक्चर में आएगा पर इतना ज़्यादा इसका रोल नहीं है, इसको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ी सी बात है इसके बारे में। फिर चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है जी, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है इस चीज़ में। और फाहियान आया था इसके टाइम पे, इसलिए पढ़ना है। जो ये बाकी के बचते हैं ना परवर्ती गुप्त शासक, इसके बाद वाले, जैसे पुरुगुप्त है या कुमार गुप्त प्रथम है, स्कंद गुप्त है, बुद्ध गुप्त है, ये हमने इतने नहीं पढ़ने। ठीक है जी, हमने क्या पढ़ना है इसमें, कुमार गुप्त पढ़ना है, थोड़ी सी बात इसकी आती है नालंदा की। स्कंद गुप्त को पढ़ना है, हुनों का आक्रमण हुआ था। ठीक है जी, और हमने पढ़ना है उसके बाद भानुगुप्त का एरन अभिलेख पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और अंतिम कौन था, शासकों की आपको डिटेल समझ में आ गई, कौन से शासक को हमने पढ़ना और किसको नहीं पढ़ना। आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम इतना जानेंगे कि स्थापना कैसे हुई, किस किस शासक ने क्या क्या काम किए। जो अगला लेक्चर मिलेगा आपको, उसमें आपको मैं यहाँ पे जो गुप्ता पीरियड था ना, वो शासन कैसे करता था, प्रशासन कैसे करता था, सवाल ये बनता है आपका। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उस समय का समाज कैसा था, समाज की गतिविधियां कैसी हुआ करती थी, ये पढ़ेंगे। उस टाइम पे विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बड़ी तरक्की होती है। लिटरेचर बढ़ाऊंगी आपको मैं, स्थापत्य, आर्किटेक्चर, उनकी जहाँ पे जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई इन्होंने, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी अगली वीडियो लेक्चर में। तो आज का कंसंट्रेशन आपने यहाँ रखना है और ध्यान लगा के पढ़ना, और बहुत क्वेश्चन यहाँ से बन के आते हैं। आगे देखें। हाँ जी, तो थोड़ा डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कहते गुप्ता जो थे कुषाणों के क्या थे, सामंत थे। इससे पहले कौन थे, कुषाणों के ये सामंत थे, ध्यान में रखना इस बात को। यूपी के कौशाम्बी पे शासन क्या किया इन्होंने, शुरू किया था। जैसे मान लो इधर तो मैंने आपको बताया ये सातवाहन वंश का चल रहा था। ठीक है जी, ऊपर क्या था, ये इनकी जो कुषाणों की राजधानी पेशावर, पुरुषपुर, मैंने ये बताई थी ना आपको पहले वाले इंडो ग्रीक वाले में, पुरुषपुर, तो उनका एरिया यहाँ तक था, फैला हुआ था मालवा तक के एरिया में। तो इन्होंने यूपी के कौशाम्बी का ये क्या था, सामंत हुआ करता था। कौन, श्रीगुप्त। तो यहाँ पे इसने शासन करना शुरू कर दिया, किसने, श्रीगुप्त ने। इसने क्या कर दिया, अपने आप को आजाद कर लिया, मतलब उससे हट गया, लेकिन ज्यादा मतलब इसने अपने आप को राजा घोषित नहीं किया, अपने आप को आजाद कर लिया। मैं तेरे अंडर काम नहीं करूंगा, सीधी सी बात है, इतना इलाका मेरा है और इसको मैं अपने आप शासन संभाल लूंगा। ठीक है जी, पर राजा की इसने कोई बात नहीं की। इसने संपूर्ण उत्तर भारत को 320 ईस्वी से 455 ईस्वी तक एक सदी में बांधे रखा। सुनिए ध्यान से, किसने, ये किसकी बात हो रही है, गुप्ता पीरियड की। मतलब बेसिकली तो चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक था। गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, क्योंकि इसने क्या कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था कुषाणों से। लेकिन इसके जो दादा और इसके जो पिताजी, ये दोनों थे, ये सामंत के ही जीवन जी रहे थे, लेकिन अपने आप को थोड़ा अलग कर लिया था, उनसे आजाद हो गए थे। और 320 में ही चंद्रगुप्त क्या है, फर्स्ट क्या है, शासन ग्रहण करता है। और इसने क्या कर दिया, पूरे उत्तर भारत को एक उसमें बांध लिया, अपने एक सूत्र में बांध लिया। श्रीगुप्त की बात कर लेते हैं। 240 से 280 ईसा पूर्व की 20 साल तक इसका कार्यकाल रहा। कहते हैं प्रभावती का जो गुप्ता का एक पुणे स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदि राज के रूप में किया गया है। अब वही श्रीगुप्त हुआ है, इसकी जानकारी कहाँ से मिली है, यहाँ से मिली है, प्रभावती गुप्ता। ठीक है जी, इसका एक ताम्र अभिलेख है, कहाँ पर, पुणे में, महाराष्ट्र में। वहां से ये जानकारी मिली है कि जो श्रीगुप्त था ना, उसका नाम क्या था, आदिराज के रूप में। ठीक है, कहते लेखों में इसका गोत्र धारण बताया गया है। इसका गोत्र कौन सा बताया, धारण बताया भाई। ठीक है जी, थोड़ा डीप में इसलिए करा रही हूँ कि नेट के एग्जाम के लिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आगे इसका शासन 280 तक रहा, जो मैंने आपको पहले बता ही दिया। श्रीगुप्त 40 साल तक रहा था भाई,
40 साल तक। ठीक है। श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण नहीं की, राजा नहीं बना था ये। इति संघ के अनुसार श्री गुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिर के लिए 24 गांव क्या दिए, दान में दिए। तो ये गुप्ते कौन थे, हिंदू थे, हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। कहते घटोत्कच लगभग 280 ईसा पूर्व में श्री गुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है जी, मान लिया बात। घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण नहीं की। कहीं कहीं बुक में ना ये भी लिखा मिल रहा है कि हाँ भी कही थी, महाराज की उपाधि धारण की थी, और लेकिन मेन यही आएगा कि नहीं की थी, महाराज नहीं बने थे ये। प्रभावती गुप्ता का जो पूना एवं रिद्धपुर ताम्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया। ठीक है जी, क्या बताया गया, प्रथम शासक बताया गया। कहाँ पे, प्रभावती के गुप्ता का पूना और रिद्धपुर का ताम्र अभिलेखों में क्या बताया है कि जो घटोत्कच था वो क्या था, गुप्त वंश का प्रथम शासक था। लेकिन ये मानना नहीं है हमने। नोट करने वाली बात क्या यहाँ पे, कहते हैं यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि ये दोनों शासक कौन, श्रीगुप्त और घटोत्कच, अधीन शासक के रूप में कार्य कर रहे थे, भी किसी न किसी के अंडर थे। किसके सामंत थे, कुषाणों के। उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण नहीं की, ये ध्यान रखना है, नहीं की। लेकिन कुछ ऐसी बुक्स हैं मैंने जहाँ पे पढ़ा है कि धारण की थी, लेकिन नहीं, इन्होंने सामंतों का ही जीवन जिया था, ये राजा नहीं बने थे। इस बात का ध्यान रखना है। और कौन से अभिलेखों में इनकी जानकारी मिलती है ये पढ़ लेना आपने, और टाइम पीरियड क्या था ये पता लग गया आपको। श्रीगुप्त का गोत्र क्या था, धारण था। तो ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। बेचारे सामंत थे, राजा नहीं बने ये। अगले देखते हैं आगे क्या होता है पिक्चर में। हाँ जी, पिक्चर की शुरुआत होती है मेन यहाँ से। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक हुआ। ठीक है जी, मान लिया बात। घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में सिंहासन पे बैठा। ठीक है जी, वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, महाराजा की उपाधि धारण की। इसने डिक्लेयर कर दिया, कुषाणों बिगाड़ लो जो मेरा बिगड़ता है, मैं तो राजा हूं, मैं अपने एरिया का क्या हूं, राजा हूं, और साम्राज्य को विस्तार भी करूंगा, बिगाड़ लो जो बिगड़ता है। ठीक है जी, लेकिन इसके दादाजी और इसके पिताजी, इन्होंने सामंत तो अपने आप को आजाद कर लिया, लेकिन सामंत का जीवन जी के गए, याद रखना। आगे देखते हैं। कहते चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तथा राजा रानी प्रकार का सिक्का चालू किया। लिच्छवी वो है जो वर्ल्ड का फर्स्ट गणराज्य था। मल्ल भी जो क्या है, महाजन जो पद मैंने पढ़ाए थे ना, मल्ल और लिच्छवी क्या है, गणराज्य। ठीक है जी, और लिच्छवी तो वो है जो वर्ल्ड में नंबर 1 पे पहला जो क्या है, गणराज्य बना था। इस चीज का आपने रिपब्लिक बना, वो जगह है। और इसकी शादी इससे होगी, किससे, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से। और इसने इस खुशी में राजा रानी प्रकार का सिक्का चालू किया, यानी कि दो, एक साइड पे राजा की पिक्चर, एक साइड पे रानी की पिक्चर। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत यानी कि चांदी की मुद्राओं का प्रचलन आरंभ किया। गुप्त वंश में बात किसकी हो रही, गुप्त वंश में। इसे पहले वाले घटोत्कच ने भी नहीं किया, श्रीगुप्त ने भी नहीं किया। गुप्त वंश में चांदी के सिक्के पहली टाइम पे किसने चलाए, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। इस बात का ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम महान शासक हुआ क्योंकि उसने 319-20 में अपने राज्यारोहण की स्मृति में गुप्त संवत चलाया था। क्वेश्चन आएगा, बताइए गुप्त संवत किसने चलाया था, गुप्त वंश का ही शासक था कौन भाई, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। इस बात को ध्यान में रखना है। उसने मगध के अतिरिक्त बंगाल, बिहार, अवध, इलाहाबाद के क्षेत्रों को भी अपने अधिकार में ले लिया। समझ रही हो बात, अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा है वो, ये ध्यान में रखना है। ठीक है जी, बंगाल की तरफ बढ़ा, बिहार की तरफ, अवध की तरफ और इलाहाबाद के क्षेत्रों को अपने अंडर कर लिया। इस प्रकार गुप्त वंश का उत्थान आरंभ हो गया। वाह भाई वाह, तरक्की होती जा रही है। राज्य क्षेत्र छोटा था दादा पिताजी के टाइम पे, अब ये बड़ा करता जा रहा है। बंगाल को, बिहार को, अवध को, इलाहाबाद को अपने अंडर कर लिया।
खुशी तो होगी ना, राजा बन गया अब ये तो, है ना। इन कारणों से चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश का इन कारणों से चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। समझ गए बात को। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी कर ली, ठीक है जी। दूसरा क्या किया, इसने साम्राज्य विस्तार किया, बंगाल, बिहार, अवध, इलाहाबाद को अपने अंडर कर लिया, और इसने गुप्त सम्मत चलाया अपने राज्यारोहण के टाइम पे। 320 ईस्वी में क्या होता है, इसका राज्यारोहण होता है, ठीक है जी। और इसने क्या किया, राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए। और गुप्त वंश में, सिर्फ मैं गुप्त वंश की बात कर रही हूं, गुप्त वंश में चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए, और इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुप्त वंश का। तो एक एक चीज को ध्यान से सुनते रहना, बड़े मजेदार है और आपको याद भी हो जाएगा। और इसने उपाधि भी धारण की थी, महाराज अधिराज की। कौन सी, महाराज अधिराज की। तो याद रखना आपने इस चीज को। आगे बढ़े, आगे देखते हैं समुद्रगुप्त, ठीक है जी। चंद्रगुप्त प्रथम का जो बेटा है समुद्र, समुद्र नहीं बोलना, समुद्र तो पानी वाला वो नहीं बोलना, समुद्र, समुद्र बोलना, ठीक है जी। इसका शासन भी 335 से लेके 380 तक रहा। उसके दरबार में एक कवि था, कौन सा, हरिसेन। कौन सा था भाई, हरिसेन था, ठीक है जी। हरिसेन ने अपने आश्रयदाता के पराक्रम का वर्णन किया है। यह महासंधि विग्राहक था। क्या था भाई, महासंधि विग्राहक था। महासंधि विग्राहक क्या होता है, दो राजाओं के राज्य के बीच में कोई युद्ध वगैरह हो गया या राजदूत वगैरह भेजने हैं, संधि करवाने का काम जो करता है ये करता था, ठीक है जी। हरिसेन के बारे में आगे भी पढ़ेंगे। कहते ये लिच्छवी दोहित्र कहलवाता था, इसे कविराज कहा जाता था। ऐसे इसे आएगा, इसे धरणीबंध भी कहा जाता था। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब इसके पिताजी कौन, बताओ इसके पिताजी कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। इसकी माता कौन, कुमार देवी। कुमार देवी कहां से थी, बताइए कहां से, लिच्छवी से थी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कहां से थी, लिच्छवी से थी। और ये क्या है, उसका बेटा है। तो लिच्छवी क्या बनेगा इसका, नानका, ननिहाल। नानका पंजाबी में हो गया, ननिहाल बन गया, नानी के, ठीक है जी। जैसे गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे कहते हैं नानी के जाना है, तो इसका नानी का घर कौन सा था, लिच्छवी था। बात समझ गए। तो इसको ये इतराता था इस बात को लेकर कि मैं, इसको गर्व फील होता था कि मैं क्या हूं, लिच्छवी दोहित्र हूं। दोता बन गया ना उनका, इसलिए, ठीक है जी। और इसे कविराज इसलिए कहते थे क्योंकि इसे कविताएं लिखने का बड़ा शौक था। इसे धरणीबंध क्यों कहते थे, धरणीबंध क्यों कहते थे भाई, सुनो। इसने क्या किया था, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीत कर, मतलब 12 राज्यों को जीत लिया और उन्हें टैक्स लगा के छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, सुनो ध्यान से, ये भी क्वेश्चन आएगा। इसने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता, ठीक है जी। लेकिन इसने क्या किया, इनको सिर्फ बोला कि आपको मैंने जीत लिया, मेरे अंडर रहना है, आपने टैक्स देना है मेरे को टाइम टू टाइम, आप मेरे अंडर का रहोगे, अब मैं आपका शासक हूं। डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाया था यहाँ पे, क्योंकि ये क्या उबड़ खाबड़ पर्वतीय जगह, नदियां, ये नर्मदा हो गया, अपना विंध्या हो गया, पहाड़ी इलाका है। तो ध्यान अगर यहाँ रहेगा तो ऊपर से भटक जाएगा, फिर विदेशी आक्रमण हो जाएंगे। तो इसने बड़ा दिमाग लगाया अपना, इसको बोल दिया कि आप मेरे क्या हो, अंडर रहोगे। पावर तो दिखाई दी उसने अपनी, जीत कर इनको 12 को 12, ऊपर से 9 राज्य इसने, उत्तर भारत के लगभग इसने 9 राज्य जीत लिए थे। तो इसने क्या कर लिया, पूरा का पूरा धरनी जोड़ लिया, बंद कर लिया। धरनी बंद बोलते हैं इसको, इसलिए बोलते हैं, याद रखना इस बात को। आगे बढ़े, कविराज बोलते हैं, ये इसकी उपाधियां समझ लो। ये कविराज कहलाते, धरणीबंध कहते हैं। इसने सैनिक वेशभूषा, मयूर शैली और वीणा बजाते हुए सिक्का चलाया। मतलब कि इसके जो सिक्के थे ना, उसके ऊपर पिक्चर किसकी, सैनिक वेशभूषा, अपना जो स्वरूप है इसने, मतलब एक होता ना जैसे सिंबॉलिक चीज देना, पर मतलब कि मैं देखो भी मेरी पावर देखो, मैंने 12 दक्षिण भारत में जीत लिए, 9 ऊपर जीत लिए, तो मेरी पावर देखो। इसने सिक्कों के ऊपर अपने आप को हथियार ऐसे पकड़े हुए पिक्चर बोला कि बनवा के सिक्के ढलवाए थे, ठीक है जी। मयूर शैली, मयूर टाइप के, मतलब कि मोर, मयूर मतलब मोर टाइप के, मोर का पिक्चर। वीणा बजाते हुए, इसे वीणा बजाने का बड़ा शौक था।
इसका शौक था वीणा बजाने का, और वीणा की बजाते हुए भी इसके सिक्कों पर इसकी प्रतिमा मिलती है, फोटो मिलती है भाई। समुद्रगुप्त द्वारा विजित क्षेत्रों को 5 समूहों में बांटा जा सकता है, मतलब कि इसने जो इलाके जीते थे ना उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप। कितने पार्ट में? समुद्रगुप्त ने 5 तरीके से, 5 तरीके नहीं मतलब 5 जो उसकी जीते हैं ना, जितने भी इलाके उसने जीते को 5 वर्गीकरण कर सकते हैं। देखो प्रथम कहता है गंगा यमुना दोआब के शासक, जिन्हें पराजित करके उसने राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, गंगा यमुना का दोआब मिला लिया। पहला बात तो ये होगी, ठीक है जी। सेकंड क्या किया उसने? द्वितीय समूह में पूर्वी हिमालय की राज्यों और कुछ सीमावर्ती राज्यों के शासक जैसे नेपाल, असम, बंगाल को इसने क्या कर लिया? शामिल कर लिया। पहले में क्या किया देखो भाई, ध्यान से देखो, ये आपकी क्या है? गंगा जा रही है, ठीक है जी। और फिर आपकी ये यमुना, इसके जो बीच के इलाका जो है ये आपकी यमुना होगी, यमुना इलाका, ये गंगा, इसका इलाका ये जीत लिया, ठीक है जी, नंबर 1 पे। फिर इसने क्या किया? पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय ये असम, बिहार और बंगाल का इलाका आ गया ना, ये वाला, ये जीत लिया इसने, ठीक है जी। तीसरा क्या कहता है? तृतीय समूह में आटविक राज्य जंगली क्षेत्रों में स्थित राज्य जैसे विंध्य क्षेत्र में पड़ते थे। विंध्य क्षेत्र, विंध्याचल, ये यहाँ पे जीत लिया इसने इन राज्यों को, ठीक है जी। चौथे में क्या बोला? पूर्वी दक्कन, पूर्वी दक्कन तो ये बढ़ता है, दक्कन हो गया ये और पूरब हो गई ये वाली साइड। पहला इसने ये जीत लिया गंगा यमुना के बीच में। फिर इसने इधर पूर्वी हिमालय का नंबर 2 हो गया, विंध्य वाली साइड नंबर 3 हो गया, दक्षिणी पूर्वी नंबर 4 हो गया। 5वें में क्या कहता है? 5वें समूह में शकों और कुषाणों के नाम हैं, जिनमें से कुछ अफगानिस्तान में राज करते थे। ऐसा कहा गया है कि सुदूर क्षेत्र के शासकों को अपने अधीन कर लिया, मतलब कि अब इसने उधर मुंह उठा लिया अपना, कहाँ पे? अफगानिस्तान की साइड पे। समझ रहे हो बात को? इसने जितनी जगह को जीता, 5 समूहों में हमने 5 क्लासिफिकेशन कर ली उसकी, ठीक है जी। जैसे गंगा यमुना का दोआब 1 जीत लिया, इधर असम, नेपाल, बंगाल वाला इलाका ये वाला जीत दूसरे नंबर पे। तीसरे पे इसने क्या है? विंध्य वाले क्षेत्र में। चौथे में इसने दक्षिणी पूर्वी, ये दक्षिण है और पूर्व की साइड है तो दक्षिण पूर्वी हो गया। और ऊपर अफगानिस्तान की साइड पे यहाँ पे जीत के इसने क्या कर दिया? अपने अधीन कर लिया इनको, तो साम्राज्य का क्या हो गया? विस्तार हो गया। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे कहते हैं एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में, गया कहाँ पे? बिहार में जगह है, जैसे बोध गया ना जो जगह वहां पे, बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। क्वेश्चन आएगा भी श्रीलंका के एक शासक ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए राजदूत भेजा था, किसके दरबार में? समुद्रगुप्त के दरबार में। और वो कौन से वंश का था? गुप्त वंश का था। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आप ध्यान रखना। इलाहाबाद, इलाहाबाद कहाँ पे? यूपी में। कि प्रस्ती का समझ लो क्या? प्रस्ती का मतलब होता है किसी की प्रशंसा में, किसी की प्रेज में, ठीक है जी। प्रशंसात्मक अभिलेख, किसी के प्रेज में लिखा जो अभिलेख है से प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। समझ रहे हो बात को? इलाहाबाद कहाँ पे है? यूपी में। यहाँ का एक कौन सा है? प्रस्ती अभिलेख है, प्रस्ती अभिलेख है। प्रस्ती का मतलब होता है किसी के प्रेज में लिखा हुआ, ठीक है जी। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। और ये किसने लिखा था? हरिसेन ने, ठीक है जी, हरिसेन ने, जो क्या था? इनका दरबारी कवि था। इनके बारे में एक स्टेटमेंट है, सुनो ध्यान से। क्या वी एस समित क्या क्या कहते हैं इनके बारे में? सुनो ध्यान से। उसे अपनी बहादुरी, काफी नीचे आ गया शायद आपको ना दिखाई दे, उसे अपनी बहादुरी एवं युद्ध के कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वी ए स्मिथ ने ये बात बोली थी। किसने? वी
ए स्मिथ ने क्या बोला जी कि समुद्रगुप्त क्या है, भारत का नेपोलियन है, भारत का नेपोलियन है। भाई देखो, जो फ्रांस का जो नेपोलियन था ना, वो तो बल्कि वाटरलू की लड़ाई में 1815 में तो हार गया था। तो मतलब हमारा जो समुद्रगुप्त, हम इसको बोलेंगे हमारा, क्योंकि हमारी धरती का है ये, ठीक है जी। बल्कि ये तो क्या है, कोई युद्ध में हारा ही नहीं, तो कंपैरिजन सही नहीं बैठता, मेरे हिसाब से सही नहीं बैठता, क्योंकि नेपोलियन तो फिर हार गया था और ये कभी नहीं हारा था। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिली, इलाहाबाद के प्रस्ती अभिलेख से मिलती है, ठीक है जी। तो 3 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं, किसको कहते हैं भाई, कालिदास को बोलते हैं। भारत का मैकियावली किसको बोलते हैं, आर्य उसको चाणक्य को बोलते हैं। जैसे मैकियावली की जो पुस्तक है द प्रिंस, जो किसके ऊपर बेस है, राजनीति के ऊपर बेस है, वैसे ही जो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति के ऊपर बेस्ड है। तो ये थोड़ा सा ना आप इस चीज को याद रखना। भारत का शेक्सपियर किसको बोलेंगे, कालिदास को, क्योंकि इसने भी क्या है, लव स्टोरीज मतलब कि बहुत सारी लिखी है, जैसे मालविका, अग्निमित्रा, मैंने आपको पढ़ाया था सुंग वंश के टाइम पे। और भारत का मतलब मैकियावली किसको बोलेंगे, किसको, चाणक्य को बोलेंगे, ठीक है जी। और उसकी बुक जो द प्रिंस का कंपैरिजन हम मतलब जो बिठाते हैं वो किसके साथ में, अर्थशास्त्र के साथ बिठाते हैं। इसी तरह से भारत का नेपोलियन किसको बोलेंगे, हम समुद्रगुप्त को बोलेंगे। तो 3 क्वेश्चन, आप इन चीजों को भूलना मत, याद रखना, 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वो सिक्के हैं भाई जो मैंने आपको दिखाने थे। ये समुद्रगुप्त का सिक्का है जिसपे वो क्या वीणा बजाते, ये वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और ये वो है सैनिक वेशभूषा वाला, समझ रहे हो, सैनिक की जो ड्रेस पहन के दोनों हाथों में क्या है, हथियार उठाए हुए हैं, शस्त्र उठाए हुए हैं, ये दिखाया गया है। तो मयूर शैली का आपको याद रखना है, इसने चलाए थे समुद्रगुप्त ने। और राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। रानी का नाम क्या था, कुमार देवी, लिच्छवी की थी वो, ठीक है जी, इस बात को भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब समुद्रगुप्त के बाद भी मेरी बात सुन लो, एक रामगुप्त भी आएगा, ठीक है जी। रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या था, देवी था, कुमार देवी नहीं, सिर्फ अकेली देवी था, ठीक है जी। और इसकी रामगुप्त की हत्या कर दी जाती है, इसकी पत्नी प्लस इसका भाई के द्वारा, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। कहने का मतलब है समुद्रगुप्त के 2 बेटे, एक कौन, रामगुप्त, ठीक है जी, एक चंद्रगुप्त 2। रामगुप्त की शादी किसके साथ होती है, देवी के साथ में, किसके साथ में, देवी के साथ में शादी होती है, ठीक है जी। और इसकी जो पत्नी देवी है वो इसको पसंद नहीं करती और इसने क्या है, इसके साथ मिलके, अपने देवर के साथ मिलके इसकी हत्या करवा देती है। और ये कहानी मैं नहीं सुना रही, मैंने कौन सा देखा, मैं नहीं सुना रही हूँ, ये विशाख दत्त की जो पुस्तक है ना, देवी चंद्रगुप्तम, उसमें लिखा हुआ है। समझ रहे हो आप बात को, मैंने नहीं कहा, मेरी तरफ से नहीं है, ये बुक में लिखा हुआ है। विशाख दत्त की दूसरी एक और पुस्तक है, आप बताइए, बड़ी फेमस है और एग्जाम में आती है, अक्सर एग्जाम में वो पूछी गई है, उसका नाम आप कमेंट करेंगे, ठीक है जी। क्या याद रखना है, समुद्रगुप्त के 2 बच्चे, कौन कौन, रामगुप्त और चंद्रगुप्त 2। रामगुप्त बड़ा, उसकी शादी किससे होगी, देवी से होगी, लेकिन उसकी वाइफ का चक्कर चल गया किसके साथ में, चंद्रगुप्त 2 के साथ में, और दोनों ने मिलके क्या कर दिया, इस रामगुप्त को क्या कर दिया, इसकी हत्या करवा दी। और ये बात कहाँ लिखी, विशाख दत्त की चंद्रगुप्तम में लिखी है, पुस्तक में लिखी है, ठीक है जी। और आगे बढ़े, फिर इसकी काफ़ी बदनामी भी होती है, क्योंकि अंदर खाते बात तो सबको पता लग ही जाती है कि चंद्रगुप्त 2 ने क्या कर दिया, ऐसा किया, अभी बड़ा गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसको बड़ा लज्जा भी महसूस होती है, बाद में काफ़ी ज़्यादा शर्म भी फील करता है इस चीज़ का कि मैंने गलत किया। लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए, उसको ढकने के लिए ये काम करता है, क्या, शकों का नाश करता है, ठीक है जी। शक कौन थे, विदेशी थे जो पैरेलल चल रहे थे, उनका नाश कर देता है, उनको मारता है, ठीक है जी, ताकि अपना रुतबा वापस ला सके। आगे देखते चंद्रगुप्त 2 के बारे में। कहते चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से कराया, जो ब्राह्मण जाति का था, ठीक है जी, मान लिया।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। ठीक है जी, पहली कहां पे थी? कौशाम्बी में थी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, याद रखोगे इसे। और चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि? महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त की तो कविराज, लिच्छवी, धोतर, धरणीय बंद, काफी सारी उपाधियां उसकी तो, है ना। तो आप इसको याद रखो, इसकी क्या कौन सी? विक्रमादित्य। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने पश्चिमी भारत में क्षत्रोपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। इसने आएगा भी, इसने खुद ने 57 बीसी में, 57 बीसी में, ईसा पूर्व, सॉरी गलती होगी, ईसा पूर्व 57 एडी में, शायद गलत हो गया यहाँ पे, एडी में, एडी आएगा यहाँ पे, ईसा पूर्व नहीं आएगा, एडी आएगा। उज्जैन के शासकों ने पश्चिमी भारत में क्षत्रोपों का क्या कर दिया? नाश कर दिया। और ये चंद्रगुप्त जो था ना, न्याय के लिए बड़ा प्रसिद्ध था कि ये क्या है? न्याय बड़ा अच्छा करता था। और ये जब न्याय करता था तो पत्थर के सिंहासन पे बैठता था। ठीक है जी, ना कि जो राजा रजवाड़ों वाले सिंहासन पे नहीं बैठता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 रजत मुद्राओं, सिल्वर कॉइन्स का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया था। चंद्रगुप्त के सिक्कों पे देवश्री लिखा हुआ था। ठीक है जी, मेहरौली से प्राप्त एक लौह स्तंभे चंद्र नामक शासक की पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की गई है। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिखा आ गया तो क्या मानेंगे हम? क्या मानेंगे? चंद्रगुप्त 2 के बारे में है ये। चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन स्थित दरबारी कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वानों से क्या था? विभूषित था, सजा हुआ था। कालिदास, ठीक है जी, अमर सिंह, ऐसे विद्वान इसके क्या थे? दरबार में थे। चंद्रगुप्त 2 के समय चीनी यात्री कौन आया था? फाहियान। फेवरेट क्वेश्चन है। एक और आपको पूछते हैं, हर्षवर्धन के टाइम पे ह्यूंग सांग, ठीक है जी, ये आया था। और ये भी मैं बड़ा डिटेल में अगली वीडियो में कराऊंगी आपको। जो चीनी यात्री आया था ना, उसने हमारे जो भारत में जो 15 साल वो रहा, उसने क्या क्या देखा, क्या क्या अपनी पुस्तक में लिखा है, इसके बारे में बताऊंगी। और इनकी बुक का नाम क्या है? फोक्यूकी। चंद्रगुप्त 2 के समय पे चीनी यात्री फाहियान आया, से फोक्यूकी, इसका नाम याद कर लेना आप। कहते इसके काल में हिंदू धर्म का उत्थान और संस्कृत भाषा का क्या हुआ? विकास हुआ। संस्कृत भाषा का क्या हुआ था? विकास हुआ था। और जो भी आज हम हिंदू स्वरूप देखते हैं, मूर्ति, मंदिर, जो सारे के सारे जो आज के जो हमारा प्रचलन है ना, जो हिंदू रीति रिवाज है, वो सारे के सारे यहाँ इस टाइम के हैं। इस टाइम पे वो शुरू किए गए थे। ठीक है जी, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो 9 रत्न थे वो भी पूछ लेते हैं कई बार आपको मैचिंग करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, कुछ उसके कनिष्क के दरबार में कौन कौन था, ये व्यक्ति बताओ जी, मेगास्थनीज किसके दरबार में था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है जी, पाशर्व है, चरक है, ये आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। अश्व घोष किसके दरबार में था, ये तीनों, पाशर्व है, चरक है और आपका अश्व घोष है, ये किसके? कनिष्क के दरबार में थे। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखो, कहते हरिसेन कौन था? कवि था, कविताएं लिखता था। और जो आपका जो इलाहाबाद का प्रस्ती जो है ना अभिलेख, वो भी इसने लिखा। वरहा मेरे कौन था? खगोल, इसने विज्ञान वृद्ध संहिता पुस्तक लिखी है। वरुचि व्याकरण संस्कृत भाषा का। ठीक है जी, धन्वंतरी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आता होता है एग्जाम में। चिकित्सा आयुर्वेद पुस्तक इसने लिखी। ठीक है जी, क्षणपक आएगा यहाँ पे ऐसे करके। ज्योतिष विद्या, ज्योतिष शास्त्र पुस्तक इसने लिखी है। अमर सिंह ने शब्दकोश की रचना की है। ठीक है जी,
आगे कालिदास, कालिदास तो फेमस है भाई, नाटक है आपका और काव्य इसने लिखे हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रा, रघु सहारा, ऋतु सहारा, कुमार संभव। शंकु क्या है, वास्तुकला, शिल्प शास्त्र इसने पुस्तक लिखी है। वेताल भट्ट, जादू और मंत्र शास्त्र इसने लिखा है। ये इनके काम है, ये इन्होंने लिखा, इनकी रचनाएं हैं। तो इस तरह आपने याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त टू के 9 रत्न कौन कौन से थे। जैसे अकबर के 9 रत्न आपको याद करने होते ना, इस तरह से इसको भी याद करना आपने अच्छे से। ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, मैचिंग में डाल देते हैं कई बार, तो आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, ये वो चीनी यात्री है जी, इस तरह से वो अपना जो चीनी की जो वेशभूषा है उसमें आया था। और बुक का नाम क्या है, फो क्यूकी, बुक का नाम क्या है, फो क्यूकी। कुमार गुप्त के बारे में पढ़ लेते हैं जी, कुमार गुप्त इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो, श्री गुप्त घटोत्कच हमने पढ़ लिया कि संस्थापक थे, सामंत थे, कुछ किया नहीं, धारण उनका गोत्र था। प्रभावती के पुनः अभिलेख से, ताम्र अभिलेख से उसकी जानकारी मिलती है। तो उन्होंने क्या किया था, मंदिर का निर्माण करवाया था, 24 ग्राम उसने क्या दिए थे, दान में दिए थे। तो उनकी बात थोड़ा अलग है। फिर वास्तविक संस्थापक कौन, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमने पढ़ा। लिच्छवी राजकुमारी से उसकी कुमार देवी से शादी होती है ना, तो वो बातें हमने उसके बारे में पढ़ी थी कि उसने बंगाल के तरफ, बिहार की तरफ, अवध की तरफ उसने अपना मुंह उठाया, उसको अपने अंडर कर लिया था। ठीक है जी। और कौन से राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए, महाराज अधिराज की उसने उपाधि धारण कर ली। तो इस तरह से चीज़ों को दिमाग में बिठाना है। फिर आ गया कौन आपका, कौन आएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं। दक्षिण भारत के 12 उसने राज्य जीते, ठीक है जी। उत्तर भारत में 9 राज्य जीते उसने सारे के सारे, ठीक है। धरणीबंध उसको कहा जाता है। उसके दरबार में हरिसेन था, ठीक है जी। ये बताना है वो क्या था, महासंधि विग्राहक था। को रिलेशन करना है आपने। समुद्रगुप्त पढ़ लिया, ठीक है जी। और समुद्रगुप्त की सारी आपने मयूर शैली के और शस्त्र की जो वेशभूषा वाले सिक्के चलाए उसने, और वीणा बजाते हुए सिक्के चलाए, उसे कविराज भी कहा जाता है, ठीक है जी। लिच्छवी दोत्र किसको बोलते हैं ये भी आपने बताना है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। समुद्रगुप्त के 2 बेटे कौन कौन, रामगुप्त और चंद्रगुप्त टू। रामगुप्त की शादी देवी से हुई, देवी उसके बसी नहीं, उसको षड्यंत्र रच के क्या कर दिया, अपने देवर के साथ यानी चंद्रगुप्त टू के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा दी। ये बात कहाँ लिखी है, देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक में लिखी है। और कौन राइटर है उसका, विशाख दत्त। हो गया क्लियर हमारा। फिर कौन आ गया हमारा, हमने चंद्रगुप्त टू के बारे में पढ़ लिया, कुमार गुप्त के बारे में पढ़ लेते हैं। अब अपन शुरू करते हैं कुमार गुप्त के बारे में। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पश्चात उसका पुत्र कुमार गुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का क्या बनता है, शासक बनता है। अच्छा, शकों का नाश किसने किया था, किसने किया था, क्या बताओगे, चंद्रगुप्त टू ने। और विक्रमी संवत, सॉरी गुप्त संवत, विक्रमी संवत नहीं गुप्त संवत किसने चलाया, इसने ही चलाया था। आगे है, उसकी मुद्राओं पे श्री महेंद्र, महेंद्र द्वितीय आदि उपाधियां अंकित थी। उसके स्वर्ण सिक्कों पर उसके कुमार गुप्त के अश्वमेध यज्ञ किया, उसके कुमार गुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध प्रकार की क्या चलाई, मुद्रा चलाई। क्वेश्चन बनता है भाई सीधा सीधा एक, और कुछ तो नहीं तो कम से कम ये तो जरूरी इंपॉर्टेंट है। अश्वमेध प्रकार की मुद्रा किसने चलाई थी, किसने चलाई थी, कुमार गुप्त ने चलाई थी। किसका पुत्र था भाई ये, चंद्रगुप्त टू का था। कुमार गुप्त प्रथम के शासन में नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लो, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, पूछता ही पूछता है, ठीक है जी। ये पहला मतलब ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने क्या हॉस्टल सुविधा प्रोवाइड की थी, ठीक है जी। और जहाँ बौद्ध धर्म की महायान शाखा की क्या मिलती है, शिक्षा दी जाती है, ठीक है जी। और विश्व में पहला, विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय था वो कौन सा था, तक्षशिला। गंधार की जो राजधानी है तक्षशिला। कौन आचार्य थे उसके, बताइए कौन आचार्य थे उसके, जो फेमस है चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाला, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य जिसको बोला जाता है। और वर्ल्ड का नंबर, वहां पे एक राजा था तक्ष, तक्ष राजा ने बनवाया था तक्षशिला, इस बात को याद रखना आपने।
आगे है विद्यालय में समय की माप के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अभी मान लिया। प्रत्येक छात्र एवं छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा से गुजरना पड़ता था, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था, ऐसे एंट्री नहीं होती थी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कुमार गुप्त के समय में सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 18 है। कुमार गुप्त भी अपने आप में कम नहीं है, भी अच्छे काम किए हैं इसके टाइम पे भी। अश्वमेध यज्ञ करवाया, अश्वमेध प्रकार की मुद्राएं चलाई हैं इसने। ठीक है, याद रखना इस बात को। आगे है कुमार गुप्त के समय में सर्वाधिक, ये तो हो गया हमारा। इसके समय में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर बयाना मुद्रा भंडार राजस्थान के भरतपुर में जिले से प्राप्त हुआ है, जिसमें 623 मुद्राएं मिली हैं। अच्छा भाई, शुद्ध सोने के सिक्के किसके टाइम पे चलाए गए थे? क्वेश्चन आपके लिए, शुद्ध सोने के सिक्के किसके टाइम पे चलाए गए थे? कुषाणों के टाइम पे। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे? गुप्तों ने चलाए थे। ठीक है जी। इनमें मयूर शैली की मुद्राएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस शैली में चांदी की कुछ मुद्राएं सबसे पहले मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई थी। कुमार गुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने क्या किया? आक्रमण किया था। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख में मिलता है। कुमार गुप्त ने इन्हें पराजित कर दिया। ठीक है जी, पुष्यमित्र नामक एक जनजातियों ने क्या किया था? यहाँ पे आक्रमण कर दिया था। कुमार गुप्त ने इन्हें पराजित करने के लिए अपने योग्य पुत्र स्कंद गुप्त को भेजा। ठीक है जी, स्कंद गुप्त पुष्यमित्रों को पराजित करने में सफल हो गया था। मतलब हार का तो मुंह देखा ही नहीं ना इन्होंने, जीतते रहे थे। समुद्रगुप्त ने भी जीता, इधर कुमार गुप्त का बेटा स्कंद गुप्त, उसने भी जीत हासिल की है। ठीक है, तो कुमार गुप्त के बारे में क्या क्या बातें याद रखोगे भाई? क्या याद रखना है? सुनो ध्यान से। अश्वमेध प्रकार की मुद्राएं चला दी। ठीक है जी, अश्वमेध यज्ञ कराए इसने। ठीक है, उसके स्वर्ण सिक्कों पर उसे कुमार गुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक है जी। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये वाली बात ध्यान रखनी है। और इसके जो विद्यालय में ये पहला जो था, कौन सा यूनिवर्सिटी जो हॉस्टल सर्विस प्रोवाइड की थी बच्चों को, और यहाँ जाने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था। ठीक है जी। यहाँ पे एक जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। टाइम पीरियड, क्लास लगेगी, पढ़ाई हुई, टाइम पीरियड तो नोट करेंगे ना। ठीक है जी। कहते कुमार गुप्त के समय में सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। गुप्त कालों के सबसे ज्यादा अभिलेख कौन से किसके समय पे? कुमार गुप्त के टाइम पे 18 है। और स्वर्ण मुद्राएं का ढेर कहाँ मिला है? बयाना मुद्रा भंडार राजस्थान के भरतपुर से मिला है। कितनी? 623। मयूर शैली की मुद्राएं भी मिली हैं। मयूर शैली के सिक्के किसने चलाए थे? किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त ने। ठीक है जी। और कौन से प्रकार के चलाए थे बताओ? मयूर शैली के चला दिए, बताइए। सैनिक वेशभूषा वाले चलाए, और कौन से चलाए? आपने कमेंट करके बताना है। आगे है, ये अपना हो चुका है। इसका बेटा कौन? स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ना है। ये नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है जी। ये आप बोधि लोग देख रहे हो यहाँ पे, मतलब महात्मा बुद्ध के जो ऐसे सेकंड जो अपनी जो शाखा है ना, हीनयान महायान, उसमें से महायान की शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। आगे पढ़ते हैं। स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है ये हमारा। कहते स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी, अंतिम ये नहीं है, मतलब प्रतापी अंतिम था। इसके बाद जो आएंगे वो निकम्मे आएंगे, इतना अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। प्रतापी यही हैं। कौन कौन? चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक, फिर बताइए कौन? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त 2 पढ़ा हमने, फिर उसके बारे में बाद में हमने क्या पढ़ा? कुमार गुप्त पढ़ा। अब क्या पढ़ेंगे हम? स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी था। अंतिम तो एक और आएगा, अभी वो नहीं है अंतिम, ये प्रतापी अंतिम था। कहोम अभिलेख से विदित होता है कि इसने सक्रादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है जी। हूणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंद गुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। ये मैंने इसलिए डाला यहाँ पर। आप YouTube पे कोई भी लेक्चर देखोगे ना, आपको इसके बारे में डिटेल नहीं देते, ना कुमार गुप्त के बारे में देते इतनी। ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि हूणों का जो आक्रमण शुरू हुए थे गुप्त वंश के किस शासक के काल में हुए थे, तो ये बताना होता है हमें। ठीक है जी।
कहते हैं इसने उपाधि कौन, शक्रादित्य की। हूणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंद गुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। श्वेत हूणों को पूर्वी हूण भी कहा जाता है, श्वेत मतलब व्हाइट हूण, जिन्होंने हिंदू कुश पर्वत पार कर गंधार प्रदेश पर आक्रमण किया तथा गुप्त साम्राज्य के कुछ भाग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। स्कंद गुप्त न केवल एक योग्य सैन्य संचालक था अपितु एक आदर्श प्रशासक भी था। स्कंद गुप्त वही है कुमार गुप्त का बेटा, जो कुमार गुप्त के समय पे पुष्यमित्र एक जाति ने क्या किया था, आक्रमण किया था, तो इसने ही हराया था उनको, स्कंद गुप्त ने। और इसके खुद जब ये खुद राजा बन गया तो क्या हूणों ने आक्रमण कर दिया, तो हूणों को भी पराजित किया था इसने। ठीक है जी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने सौराष्ट्र प्रांत में प्रणदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। कहां पर, जूनागढ़, गुजरात वाला। ठीक है जी। यहाँ पे इसने अपना गवर्नर किसको बनाया था, किसको बनाया भाई, किसको बनाया, प्रणदत्त को। किसको, प्रणदत्त, नाम मत भूलना। इस लेख में गिरनार के प्रशासक चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का वर्णन है। सुदर्शन झील के बारे में भी सुन लो भाई, इसका निर्माण किसने करवाया था। सौराष्ट्र में, गुजरात में एक झील बनाई गई थी। सबसे पहले वो झील बनाई किसने थी, हमें ये बात जाननी है। किसने बनाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है जी। उसके बाद अशोक ने भी उसका जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार मतलब उसकी मुरम्मत करवाई थी। ये आएगी क्वेश्चन, देख ही लीजिए अब यहाँ पर। सुदर्शन झील के बारे में क्वेश्चन आते हैं भाई, जीर्णोद्धार किसने कराया, बनाया किसने इसको, ये आपको दिखाई दे रहे सबको। ठीक है। चंद्रगुप्त ने क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। ठीक है जी। किसके द्वारा, पुष्यमित्र वैश्य किसे, पुष्यमित्र से। ठीक है जी। अशोक ने इसकी मुरम्मत, जीर्णोद्धार होता है मुरम्मत करवाना, तुसासप से। फिर रुद्रदामन जो शक शासक था, उसने भी क्या, सुविशाख से इसका क्या करवाया, जीर्णोद्धार, मुरम्मत कराई। स्कंद गुप्त ने भी इसकी मुरम्मत कराई थी, किससे, प्रणदत्त से। प्रणदत्त कौन था, इसका सौराष्ट्र का गवर्नर था। ठीक है जी। ना तो ये नाम भूलने आपने और ना ही ये काम भूलने इनके और ना ही ये शासक भूलने। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं और मैचिंग में दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, आपको करने होंगे। शक क्या था, रुद्रदामन क्या था, शक शासक था, और स्कंद गुप्त क्या है, गुप्त वंश का शासक था, और ये दोनों क्या थे, मौर्य वंश के थे। ठीक है जी। भूलना नहीं इस बात को। आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र, तुसाप, सुविशाख और प्रणदत्त राज्यपाल थे इनके। आगे देखते हैं। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक हूण शासक था, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। नरसिंहगुप्त, जिसको बालादित्य भी बोलते हैं, नरसिंहगुप्त मतलब बालादित्य भी बोलते हैं। एक आधी लाइन पढ़नी है यहाँ से सिर्फ हमने। कहते हूण नरेश, हूणों का आक्रमण किसके समय पे, बताइए, स्कंद गुप्त के समय पे शुरू हो गया था, गुप्त वंश के टाइम पे। ठीक है जी। और जब ये जो नरसिंहगुप्त जो शासक बनता है तो हूणों का एक राजा होता है, कौन, महिरकुल। आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। हूण नरेश महिरकुल क्या था, बड़ा ही क्रूर अत्याचारी था। हूण सांग के विवरण से पता चलता है कि उसने मगध के शासक बालादित्य यानी कि नरसिंह गुप्त पे आक्रमण किया, किंतु पराजित हो गया। वाह भाई वाह। और बंदी बना लिया गया। नरसिंह गुप्त ने, बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर उसे मुक्त कर दिया। नरसिंह गुप्त बौद्ध मत का अनुयायी था। उसने बौद्ध जो विद्वान वसुबंधु की शिक्षा से मतलब उसका शिष्य बना था, इनसे दीक्षा ली थी। दीक्षा ग्रहण किससे की, वसुबंधु से। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त को परम भागवत कहा गया है। इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है। जो आपको पूछेंगे हूणों का जो शासक था मेहरकुल, बताओ उसने किसके समय पे आक्रमण किया, आप क्या बताओ, गुप्तों के, नरसिंह गुप्त के टाइम में, जिसे क्या बोलते थे, बालादित्य भी बोलते थे। बात समझ रहे हो। इसने उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया, कैदी बना लिया, लेकिन अपनी माता के कहने पर उसको छोड़ दिया। ये बात कहाँ लिखी है, बताओ कहाँ लिखी है। जो ह्यूंग सांग आया था ना हर्षवर्धन के टाइम पे, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है, शुक्युकी। ठीक है जी। उसकी पुस्तक में लिखा हुआ है ये बात। नरसिंह गुप्त ने क्या है, बौद्ध धर्म अपनाया था और दीक्षा किससे ली थी, वसुबंधु से ली थी। क्यों नहीं है भाई, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
ठीक है जी। नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त को परम भागवत कहा गया है, ठीक है जी, अच्छी बात है। हाँ जी, भानुगुप्त क्यों पढ़ना है मैं अपनों ने, सुनो ध्यान से। भानुगुप्त का एरन से प्रस्तर स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। एरन एक अभिलेख है किसका, भानुगुप्त का। उसमें ना इसने क्या लिखवाया है कि एक इसका मित्र था, हाँ मित्र था, उसकी मौत होगी और उसकी वाइफ को भी उसके साथ में जलाना पड़ा था। तो मतलब कि सती प्रथा का जो हमें जानकारी मिलती है ना, एरन अभिलेख से मिलती है। एरन अभिलेख किसका है, भानुगुप्त का है। भानुगुप्त किस वंश का है, गुप्त वंश का है। होगी ना चीजें रिलेटेड, और हमें ये जानना जरूरी है। कहते यह 510 ईस्वी का है। इस लेख में उसके मित्र गोपराज का उल्लेख है, जिसकी हुणों के विरुद्ध भानुगुप्त की ओर से युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई थी। यानी कि भानुगुप्त का एक मित्र था, कौन, गोपराज, उसकी क्या होगी, मौत होगी। कहाँ, कैसे होगी, हुणों से युद्ध चलता है, क्योंकि हुणों के आक्रमण लगातार जारी रहे थे, बंद नहीं हुए थे, ठीक है जी, हो गई। तथा उसकी पत्नी अग्नि में जलकर क्या हो गई, सती हो गई। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य है ये, ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना। कहते हैं जो सती प्रथा का जो साक्ष्य हमें मिला है कि सती होने के संबंधी कौन सा अभिलेख है, एरन अभिलेख है। किसका टाइम का है, भानुगुप्त के टाइम का है। बात समझ में आ गई। आपको बुक्स में क्या मिलेगा, आपको सीधा ये मिलेगा, एरन अभिलेख, सती प्रथा। क्या मतलब है इस बात का, पूरा डिटेल में क्या बताया मैंने। भानुगुप्त का मित्र कौन, गोपराज, युद्ध किससे हो रहा था, किसके विरुद्ध, हुणों के विरुद्ध। अपने मित्र का, भानुगुप्त का साथ दे रहा था, उसकी मौत हो जाती है, तो उसकी पत्नी भी क्या है, उसके साथ में चिता में जल गई थी। और पति के साथ चिता में जलने से का मतलब क्या है, सती होना। और ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, एरन अभिलेख में, ऐसे याद करना है। हाँ जी, गुप्त वंश का अंतिम महान तो क्या है, अंतिम शासक कौन है, विष्णुगुप्त। ये क्वेश्चन आएगा, गुप्त वंश की स्थापना की किसने की, श्री गुप्त ने रखी। नींव बोलेंगे, नींव, स्थापना नहीं बोलेंगे, नींव बोलेंगे, ऐसे बोल करके। वास्तविक संस्थापक पूछेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम बताना है। अंतिम पूछेंगे तो क्या बताना है, विष्णुगुप्त बताना है आपने, ठीक है जी। तो आज इतना ही, आगे देखते हैं कुछ है तो। इनका पतन क्यों हो गया, ये भी पढ़ ही लेते हैं। इनका पतन कैसे हो गया, इतना बड़ा साम्राज्य हमने पढ़ा, इतने महान शासक हुए, इनके जो पतन हुआ वो कैसे हो गया, सुनो ध्यान से। कहते चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में, उसके बाद, ठीक है जी, 5वीं सदी के अंत में, यानी कि कहते मध्य एशिया के हुणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हुणों के आक्रमण का मैंने बता ही दिया आपको। स्कंदगुप्त के समय पे क्या होना शुरू हो गए, हुणों के आक्रमण होना शुरू हो गए थे। और मिहिर कुल ने कब किया था, किसके समय पे, नरेश गुप्त के, ठीक है जी, नरसिंह गुप्त के, नरसिंह गुप्त। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हुणों को भारत में आगे बढ़ने से रोकने के लिए अथक प्रयास किया था। किसने, स्कंदगुप्त ने। हुण क्या थे, घुड़सवारी में कुशल थे, ठीक है जी, तथा संभवतः धातु के बने रकाबों का इस्तेमाल कर, रकाब होते जो बॉडी पे जो पहनते ना, कवच वगैरह, उसको। आगे है, कहते 485 ईसा में आकर हुणों ने पूर्वी मालवा को और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। हुणों ने क्या कर दिया भाई, यहाँ पर आकर कब्जा करना शुरू कर दिया, मालवा में आ गए और मध्य भारत में आ गए। 6वीं सदी के आरंभ में गुप्त साम्राज्य बहुत ही सीमित हो गया, छोटा हो गया, छोटा एरिया छोटा होता जा रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किया था बढ़ाना, फिर समुद्रगुप्त ने तो बाढ़ ही लगा दी, पूरा साम्राज्य विस्तार कर लिया था। अब लेकिन लास्ट में आते आते 6वीं सदी तक आते आते क्या होगा, सिकुड़ना शुरू हो गया, क्योंकि हुणों ने क्या कर लिया, कब्जा करना शुरू कर दिया। कहते मालवा नरेश गुप्त शासकों की सत्ता को चुनौती दी और पूर्ण उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में 332 ईसा पूर्व में विजय स्तंभ खड़े किए। सामंत राजाओं ने भी साम्राज्य को और भी दुर्बल बना दिया। सामंत तो यही चाहते थे कि राजा की दशा बुरी हो और हम क्या हो जाए, आजाद हो जाए। जितना हिस्सा हमें जमीन का मिला हुआ है सामंती व्यवस्था के अंडर, वो हम उसके अलग कर ले उसको, उनको तो मौका चाहिए था। गुप्त सम्राटों की ओर से उत्तरी बंगाल में नियुक्त शासनाध्यक्ष, गवर्नर और समतट अर्थात
दक्षिणी पूर्वी बंगाल के उनके सामंतों ने अपने को क्या बना लिया, स्वतंत्र कर लिया। अभी बताया ही मैंने, अपने आप को आजाद करते जा रहे थे। विदेशी व्यापार के क्या हराश हो गया, अब क्या हूणों का आक्रमण हो गया, विदेशी व्यापार हो नहीं पा रहा, ठीक है जी। तो गुप्त साम्राज्य क्या हो जाएगा, आय निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, कम होगी, जिसके कारण रेशम बुनकरों की एक श्रेणी व्यवसायी संघ 473 ईस्वी में गुजरात से कहाँ चलेगी, मालवा चलेगी, और वहां उन बुनकरों ने अन्य पेशे अपना लिए। गुप्त सम्राटों का शासन 6वीं सदी के मध्य तक क्या हो गया, समाप्त हो चुका था, समाप्त था जी। तो ये कारण थे हूणों के आक्रमण, हूणों की कुशलता और अपनी खुद की दुर्बलता, ऐसे इस कारण क्या हो गया, गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। आप देखो स्टार्टिंग से लगो कैसे ये कुषाणों के संबंध हुआ करते थे, अलग हो गए, अपना साम्राज्य विस्तार किया इन्होंने, बड़ा अच्छा गोल्डन एज कहलाता है, ठीक है जी। अंत भी हो गया, किन कारणों से हुआ आपको बता दिया यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा ना, वो हम समझेंगे कि जब गुप्ता पीरियड था ना, तो वो कैसे प्रशासन करता था, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, उन्होंने क्या क्या आर्किटेक्ट्स बनवाए, क्या क्या बिल्डिंग बनवाई, लिटरेचर क्या था उस समय का, वो हम सभी जानेंगे, ठीक है जी। आज के लिए बस इतना ही।